हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। मैं संजीव, आप लोग का दोस्त, अपने साइंस की पाठशाला में आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको फिजिक्स सीखनी है ना तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो चैनल। मतलब मेरे लिए नहीं, अपने लिए सब्सक्राइब कर लो, तुरंत कर लो, सही बता रहा हूँ आपसे। क्योंकि आज आप फिजिक्स सीखोगे, फिजिक्स पढ़ना सीखोगे, फिजिक्स समझना सीखोगे और सही मायने में पढ़ाई होती क्या है वो सीखोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि देखो पढ़ते तो सब हैं, लेकिन क्या सभी टॉपर बनते हैं क्या? पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन क्या सभी टॉपर बनते हैं क्या? अगर टॉपर बनना है तो सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस सबका कंप्लीट होता है, पढ़ते सब हैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, लेकिन क्या सब टॉपर बनते हैं क्या? ये बहुत बड़ी समस्या है बेटा। अब फिर अगर जो टॉपर भी बनता है तो उसके बाद उसका क्या होता है? कभी आपने देखा है हर साल 4, 6, 10 बच्चे 95, 96, 98 के आसपास जाते हैं, लेकिन क्या सब डॉक्टर बनते हैं क्या? सब इंजीनियर, सब क्या IAS ऑफिसर बनते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल जिसने पढ़ने का सही तरीका सीख लिया वही आगे चलकर कुछ बेहतर बनता है। और जरूरी नहीं कि एक छोटा सा कोई भी हो नौकरी ही पाना पढ़ाई का असली मकसद नहीं होता है। पढ़ाई का असली मकसद होता है अपने आप को बेहतर करना, चीज़ों को समझना और हर एक चीज़ पे अपनी बेहतर प्रतिक्रिया देना। यही एक पढ़ाई लिखाई का सही मतलब है। अपना बेस्ट, अपना बेहतर सब कुछ देना। जैसे मैं आपको अपनी फिजिक्स एकदम बेहतर तरीके से देना चाहता हूँ। हाँ, लोग हमको भी कहते हैं कि करते क्या हो, सही मायने में ये एक समस्या है जो सामने खड़ी हो जाती है कभी ना कभी, अस्तित्व के लेके, किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन कोई नहीं बेटा, मैं अपना 100% देता हूँ। आप मन लगा के पढ़िए, अगर अच्छी ना लगे तब बताइएगा, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, क्लास 10th की फिजिक्स। और बेटा बहुत ही मजा आया क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने में, बहुत ज़्यादा। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि जो आपकी क्लास 10th की फिजिक्स है, ये टॉपिक ही ऐसे हैं। एक तो आप पढ़ोगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश यानी लाइट, बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक। क्लास 10th में केवल बेसिक है, बेसिक सीखोगे आप। फिर क्लास 12th में पूरी रे ऑप्टिक्स पढ़नी पड़ती है, मोटी सी बुक। अगर यहाँ समझ में आ गया अच्छे से तो क्लास 12th का तो धुआं धुआं कर दोगे मेरे भाई, सच्ची बता रहा हूँ आपसे। और एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं और दोनों मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए भी, और आपको जानना भी चाहिए भाई। लाइट से, हम लोग की पूरी लाइफ लाइट से घिरी हुई है। लाइट ना हो तो कैसा होगा? सब कुछ खत्म। ना तो कलर समझ पाएंगे, ना हम लोगों में डिफरेंट समझ पाएंगे, ना कुछ भी समझ पाएंगे। और इलेक्ट्रिक करंट ना हो तो यार परेशान हो जाएंगे भाई। आज हम आप पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की तो देन है। आप और हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, आप पढ़ रहे हो, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी ना होती, अंधेला होता, कहाँ पढ़ाते हैं कि नहीं दोस्त? गलत नहीं बोल रहे हैं ना? दोनों जरूरी है कि नहीं जरूरी? जरूरी है बेटा, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक है आपको पढ़ने। देखो प्रकाश में आओ शुरू करते हैं। क्या शुरू करिए सर, सब मजा आएगा बेटा, एकदम एक एक चीज को समझेंगे और बहुत मजा आएगा पढ़ने में हम लोग। चलो लाइट में देखो, लाइट के बारे में नेचर ऑफ लाइट और फिनोमिना ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश के घटनाओं को समझेंगे यहाँ पे हम लोग। और इसमें बहुत ढेर सारे टॉपिक है, जैसे कि आवेश है, फिर विद्युत धारा है, फिर विभव है, विभवांतर है, फिर प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है। मतलब गुरुजी मजा आएगा पढ़ने में। हाँ भाई साहब, एकदम तांडव मचा दिया जाएगा, बवाल कर दिया जाएगा। क्लास 10th की फिजिक्स अगर तुमको याद ना हो गई पूरी तरीके से
मतलब गुरुजी एकदम रटना तो है ही नहीं है, लेकिन एकदम दिमाग में बैठा देंगे हम। गुरुजी ज़्यादा बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, कसम से यार। तुम परेशान हो रहे फर्जी, सही बता रहा हूँ। तुम बस मन लगा के पढ़ो, नोट्स बनाओ, अगर ना समझ में आए तो कहना। अगर नोट्स बनाओ, अगर फिजिक्स ना समझ में आए तो पैसा वापस। अरे जमा भी किए हैं क्या, जो वापस करेंगे आप? हेडिंग डाल दो प्रकाश, लाइट। चल सबसे पहले समझेंगे प्रकाश है क्या। बेटा देखो, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, और इसकी पहले डेफिनेशन लिखो कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर, जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, देखने में मदद करती है। ठीक, मदद, मतलब सर क्या लिखा हुआ है? बेटा प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, क्या है, एक एनर्जी है, इसका काम क्या होता है? हमारी आंखों को उत्तेजित करती है, और उत्तेजित कराकर हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। मतलब सर क्या लाइट ना हो तो हम नहीं देख पाएंगे? हाँ मेरे भाई, अगर प्रकाश ना हो तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, एकदम कुछ नहीं विश्वास दिखाऊं मैं? एक मिनट को देखो अब देखो, दिखा कुछ? नहीं दिखा, दिख रहा है कुछ? मेरे भाई लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते, याद रखना, ठीक है? थोड़ा भी लाइट ना है तो आप अपने आप को नहीं देख पाओगे। चलिए ऑन करिए गुरुजी। चलिए, तो क्या है बेटे कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। तुरंत सर प्रैक्टिकल दिखा देते हैं यार, बहुत सारे प्रैक्टिकल दिखाएंगे हम। आओ बात का आप शुरू करें यार, हेडिंग डालो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चलिए पहले नंबर में लिखेंगे बेटा कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। सही में थोड़ा तनिकी इधर उधर नहीं जाती, नहीं भैया, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। और समझते हैं कैसे। ये है लेज़र लाइट। क्या है? लेज़र लाइट। और समझते हैं लेज़र लाइट को। अब आप देखो कि एकदम सीधी रेखा में चलेगी। ये दिख रहा है आपको लेज़र लाइट की कुछ वो दिख रहा है? ये देखो एकदम सीधी रेखा में चलेगी, एकदम थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगी, ठीक है? जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो, ये देखिए आप, है ना एकदम रेड। अगर मैं हाथ से इसको रोक दूँ ऐसे तो यहीं पे रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि कट के निकल जाएगी। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये है ना एकदम सीधे, एकदम, यानी कि रोक देंगे तो रुक जाएगी, ऐसा नहीं है कि रहेगी। दिखा कि नहीं दिखा? चलिए सर आप जुगाड़ रखे है ना भैया, तो पूरा प्रैक्टिकल कराएंगे, काहे परेशान हो आप? एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल होगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। और वीडियो अच्छा लगे तो कर दीजिएगा अभी आराम से। चलिए दूसरे नंबर पे बेटा, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब सर, अरे ये पापक परी तो है नहीं जो इसको स्कूटी चाहिए,
भैया ये कुछ नहीं चाहिए इनको, ये सेल्फ है, ये अपने से चलेंगे, इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप देखो स्टार वगैरह देखते हैं, स्टार हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ हवा पानी में कुछ नहीं है। हालांकि कोई गया हुआ नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि नहीं है कुछ मेरे भाई वहाँ पे, जो खगोल शास्त्री हैं वो लोग बताते हैं। तो वहाँ से लाइट देखो आ रही है, हमको दिखाई पड़ता है ना स्टार चमकते हुए, अगर दिखाई पड़ता है इसका मतलब वहाँ से लाइट आ रही है कि नहीं। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। थर्ड नंबर में देखो, जो प्रकाश की चाल होती है बेटा, प्रकाश की चाल ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। यानी प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगी, आप समझ सकते हो चाहे जैसे, ठीक है। यह देखो चौथे नंबर, जो प्रकाश की चाल है बेटा, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? ये होगी बेटा हवा या निर्वात में। कहाँ? हवा या निर्वात में। ये होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग 29 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। और प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है बेटा? सबसे कम ये होती है हीरे में। कहाँ होती है? हीरे में। ये होती है करीब 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, सबसे कम की बात हो गई। आपको पता है पानी में कितनी होती है? पानी में होती है बेटा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कांच में जानते हो कितनी होती है? कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही आप कई माध्यम का निकाल सकते हो इजीली, बाकी आगे पढ़ाया जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। 5वें नंबर में देखो, प्रकाश जो है बेटा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। 6वें नंबर में देखो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब आप बेसिकली समझ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको समझो आराम से। चलिए, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये रही बात लाइट की, नोट कर लो जल्दी से आप लोग। चलिए, हो गया होगा पूरा पूरा। अब हम पढ़ेंगे लाइट के एक फिनोमिना के बारे में, उस फिनोमिना को समझेंगे। चलिए, एक लाइट की फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन को समझते हैं। ये जो आप सब कुछ देख रहे हो, टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह, और ऊपर से अपना चित्र वगैरह देखते हो, ये सब रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है बेटा। बिना रिफ्लेक्शन के कुछ भी चीज़ें आपको दिखाई नहीं पड़ेगी ना। आप देख रहे हो कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो रिफ्लेक्शन के कारण ही संभव होता है। तो हेडिंग डाल दो, प्रकाश का परावर्तन। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चल यहाँ पे समझो होता क्या है रिफ्लेक्शन, ये समझेंगे थोड़ा सा। बेटा रिफ्लेक्शन के लिए सबसे जरूरी होता है एक प्लेन मिरर का होना, प्लेन सरफेस का होना। प्लेन सरफेस कैसा होना चाहिए, जिसके एक तरफ पॉलिश की गई हो, प्लेन सरफेस का होना, एक तरफ पॉलिश की गई हो, और ये पॉलिश की गई है। पॉलिश या तो हम गहरे पेंट से करेंगे, गहरे पेंट से, या पारे से पॉलिश करेंगे, पारे की पॉलिश, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है दोनों में से। और ये वाला तल ये है परावर्तक तल। क्या है? परावर्तक तल, रिफ्लेक्टेड प्लेन, रिफ्लेक्टेड प्लेन इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन के लिए सबसे मेन क्या होना चाहिए बेटा, एक सरफेस का होना चाहिए जिसके एक तरफ पॉलिश की गई है। होता क्या है समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पे आपतित होती है, कहाँ आपतित होती है बेटा? समतल पृष्ठ पे। ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इसको बोलेंगे, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पे से आपतित होती है, जहां पे आपतित होती है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसी इंसिडेंट के परपेंडिकुलर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा खींचते हैं। इसी इंसिडेंट पॉइंट के परपेंडिकुलर लंबवत हम क्या खींचते हैं? एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल, यानी अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब, ठीक है। अच्छा, ये जितने एंगल पे आपतित होती है इसको एंगल आई या आपतन कोण बोलते हैं, और उतने ही एंगल पे ये पूरा रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसे वापस चली जाती है। ये जो एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है इसे एंगल आर बोलते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। आई बात समझ में कि नहीं? क्या होगा, मेरी बात आराम समझो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पे जितने ही कोण पे टकराती है, पुनः उतने ही कोण पे अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के वापस लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी परिभाषा लिख लीजिए पहले तो। परिभाषा में क्या लिखोगे ये समझो। जब कोई प्रकाश की किरण, ऐसे लिखो बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, तो जितने कोण पे टकराती है, तो जितने कोण पर टकराती है, पुनः उतने ही कोण पर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश के वापस लौटने किसी घटना को, प्रकाश के वापस लौटने की इसी घटना को
इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते, समझ में आया कि नहीं आया? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के किरण के वापस लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? नोट करिए इतना, तो फिर आगे करते हैं। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, परावर्तन के नियम। हेडिंग डाल दो बेटा, परावर्तन के नियम। ठीक, मेनली इसके दो नियम होते हैं, वो समझते हैं हम लोग। इधर देखो, होता क्या है बेटा? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, ये एक ही तल पर होते हैं। आप देखो ये चारों एक ही तल पर है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? लिखिएगा कि आप पहला नियम में क्या लिखोगे? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब व आपतन बिंदु, आपतन बिंदु चारों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, दूसरा समझो बेटा, आपतन कोण आई जो है, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कोण आर के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, नोट करिए इतना। आप इसको कोण आई इज इक्वल टू कोण आर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। नोट करो बेटा, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया? चलिए खत्म कर दे बेटा ये पूरा। परावर्तन समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब एक चीज समझो, परावर्तन जो होगा बेटा ये कहाँ होगा? ये मिरर में होगा, है कि नहीं? परावर्तन कहाँ होगा? मिरर में होगा। आप समझ सकते हो, दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे समझो, जैसे ये चलिए, तो ये रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ये कहाँ होता है बेटा? ये होता है दर्पण में। कहाँ होता है? दर्पण में, यानी मिरर में। तो सबसे पहले हम लोग मिरर को समझेंगे कि मिरर क्या है। दर्पण क्या है बेटा? दर्पण एक कांच का भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश की गई होती है और एक तरफ परावर्तक तल होता है। जैसे आप ये समझ सकते हो, हम इसको मेनली दर्पण कह सकते हैं। देखो इधर क्या है? इधर पॉलिश। पॉलिश क्या मतलब है कि कुछ लगा हुआ है जिससे कि लाइट आर पार ना जा सके। और ये तल क्या है? परावर्तक तल है। आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें प्रतिबिंब बनता है ना, जिससे हम अपना चेहरा देखें। देखो कितना सुंदर सा मैं दिख रहा हूँ। ये ये है दर्पण। ठीक है, दर्पण। और इधर देखो, दर्पण जो होता है बेटा, दर्पण ये होते हैं दो प्रकार के। आप लोग जानते होंगे ना दर्पण कितने टाइप के होते हैं। कौन कौन दर्पण? एक होता है समतल दर्पण, एक होता है बेटा गोली दर्पण। गोली दर्पण। अच्छा, आपके दिमाग में आया होगा उत्तल और अवतल, बहुत मार खाओगे, नालायक। प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर है ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल। देखो दर्पण दो प्रकार के होते हैं भाई, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ठीक। समतल दर्पण जो है ये अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग समझेंगे। जैसे कि पहली बात क्या है, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी ये होती है अनंत। क्या होती है बेटा? अनंत। आप देखो इसमें लाइट अगर आप कराओ तो दूर तक जाती है कि नहीं, ठीक। और दूसरी बात इसकी आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेंट पावर ये होती है बेटा +1। क्या होती है? +1। समझेगा? मैग्निफिकेंट पावर का मतलब होता है किसी भी वस्तु में जब आप देखते हो, मतलब सॉरी वस्तु में नहीं, दर्पण में देखते हैं गुरुजी, वस्तु में कहाँ देखेंगे। तो दर्पण में जब देखते हैं, दर्पण हमारा चेहरा थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, ये मैग्निफिकेंट पावर है, आवर्धन क्षमता है, ठीक है। और ये जो गोली दर्पण है बेटा, ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं और इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। चलिए तब तक हम इनके डाल लेते हैं और आप लोग उसको नोट करो, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। आओ सर। तो आपने क्या देखा, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए आगे समझते हैं हम लोग, खत्म कर देंगे पूरा। लिख तो लिए हो गया आप लोग, है ना? चलो तो बेटा देखो सबसे मेन चीज़ हम लोग इसमें सबसे मेन चीज़ पढ़ते हैं, थोड़ा समझो आराम से। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मिरर, डेफिनेशन ऑफ मिरर। देखो अगर ये समझ में आ गया तो पूरा दर्पण, पूरा मिरर आपको एकदम ईजिली तरीके से समझ में आएगा। अगर ये आपके समझ में आ गया सब तो, और समझ में आएगा कैसे नहीं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, ना आए तो पैसा वापस। अरे गुरुजी बहुत पैसा वापस करते हैं आप। देखो पहले नंबर पे दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। दूसरे नंबर में दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। फिर दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ठीक। फिर दर्पण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। फिर दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, ऑफ मिरर। फिर
दर्पण का फोकस ऑफ मिरर, फिर दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, चलिए ये नोट कर लीजिए इतना। अब यही समझना है हमको। अगर ये समझ में आ गया बेटा, एकदम इजी तरीके से आपको मिरर पूरा समझ में आएगा। अगर ये पूरी चीज़ आपके समझ में आ गई, दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का फोकस, दर्पण की फोकस दूरी, बहुत पूरा मिरर एकदम इजी समझ में आएगा। समझ रहे मेरी बात को आप? चलिए समझ में आएगा कैसे नहीं। आओ सबसे पहले देखो, हमने एक ये बना दिया मिरर। ये है बेटा आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण, ठीक है। ये है आपका उत्तल दर्पण। थोड़ा देखना समझना मेरी बात को आराम से। ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। देख रहे हैं पूरा होता क्या है बेटा, समझो मेरी बात को आराम से। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं भी अगर आप प्रकाश को आपतित कराओगे तो ये प्रकाश का परावर्तन कर देगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी, तो जहाँ से जहाँ तक प्रकाश का परावर्तन हो सके उस भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं, अपेचर आप मिरर कहते हैं। जहाँ से जहाँ तक प्रकाश का परावर्तन हो सके, आप देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कहीं भी प्रकाश को आपतित कराओगे तो ये प्रकाश का क्या कर देगा? अपवर्तन कर देगा। उसके बाद देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है बेटा, द्वारक के मध्य बिंदु को, देखो द्वारक का मध्य बिंदु कहाँ होगा? यहाँ कहीं मान लेते हैं। द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पोल ऑफ मिरर कहते हैं, इसलिए इसे कैपिटल पी से लिखते हैं, ठीक है। फिर दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है बेटा, समझिएगा। जिस गोले से काट कर दर्पण को बनाया जाता है। भैया स्फेरिकल मिरर के भाग है। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? स्फेयर, गोला, तो ये गोला ही तो होगा इसे करके। जिस गोले से काट कर दर्पण को बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये बताओ इसमें क्या होगा? एक सेंटर होगा कि नहीं? इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसे सी से लिखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसे सी से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए वक्रता त्रिज्या क्या होगा बेटा? जिसका केंद्र होगा उसकी त्रिज्या भी होगी, है कि नहीं? इसे आर से डिनोट करते हैं। जिसमें केंद्र होगा उसमें त्रिज्या भी होगी, इसे आर से लिखेंगे। केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये हो गया, ठीक है। फिर आ जाओ मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है बेटा, इसको दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसे दर्पण का मुख्य अक्ष बोलेंगे। फिर फोकस क्या होता है बेटा? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिड पॉइंट को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी क्या होती है बेटा? फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी, ये वाली दूरी जो होगी ये फोकस दूरी कहलाती है। ये वाली दूरी फोकस दूरी कहलाती है। नोट कर लीजिए इसको, इतना समझ में आया होगा आप लोग को। नोट कर लो तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखो ये दर्पण से रिलेटेड बातें हैं। आओ इसमें एक और हेडिंग को समझते हैं आज की क्लास में, उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको रोज़ एक वीडियो हम क्लास 10th की फिजिक्स का ज़रूर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा ये फिजिक्स का लाइट वाला टॉपिक है ये ख़त्म कर देंगे और एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम कुछ छोड़ेंगे आप लोग के लिए। क्लास 10th में जो भी बोर्ड में जितना आता है, आपका सिलेबस जितना है उससे ज़्यादा पढ़ाएंगे दोस्तों। लाइट बंद करते करते लाइट ही चली गई, कोई बात नहीं, वेट करते हैं लाइट आने का। और लाइट आ जाए तो हम लोग अपनी क्लास को फिर से शुरू करेंगे। चलिए थोड़ा वेट करना है।
लाइट कट गई दोस्तों, लाइट आ गई है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन जरूरी इसलिए है बच्चा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपको लगाना है न्यूमेरिकल, लाइट के न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो लाइट के न्यूमेरिकल को समझने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, उसके साइन को समझना। क्योंकि मिरर है, मिरर में साइन कन्वेंशन का तो आओ समझते हैं, देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसको अच्छे से। चिन्ह परिपाटी, हेडिंग डाल दो, चिन्ह परिपाटी। साइन, सॉरी ऐसे ये लिखो, SG, साइन, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। समझो क्या होता है थोड़ा सा। एक तो बेटा ये मिरर बनाएंगे हम, ये आपका जानते हो आप इसको अच्छे से, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ये बन गया आपका, ये उत्तल दर्पण है। थोड़ा समझेंगे इसको आराम से। जैसे कि सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पे इसका P होता है, पोल होता है। होता क्या है पोल, समझिए ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है क्या नहीं। अच्छा, इस मिरर में अगर आप किसी भी चीज़ की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जैसे मान के चलो इसका रेडियस क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, तो ये कहाँ से होगा, ये पोल से यहाँ तक की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से। इसे फोकस दूरी मेजर करेंगे तो ये कहाँ से, पोल से। तो पोल इसीलिए होता है बेटा कि ये जहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं उसी को हम पोल यहाँ पे ध्रुव बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक चीज़ समझो, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, निर्देशांक अक्ष क्या होता है बच्चा। मान के चलो ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। समझेंगे इसको आराम से। उसी प्रकार देखते हैं, मान के चलो ये है मिरर का, ये पी हो गया, पोल हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, सॉरी मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस हो गया। हम इसमें कहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे। तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी बेटा, यहाँ से समझना मेरी बात को आराम से। फोकस क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, यहाँ से अगर मेजर करेंगे। और सबसे मेन चीज़ इसमें क्या समझते हैं कि हम मेजर कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए जो एक्सिस बनाएंगे, मान के चलो ये हो गई, ये इसका एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश एक्सिस। आओ इसमें बस यही दोनों चीज़ को समझना है हमको कि क्या यहाँ पे कंडीशन को रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम कॉन्वेक्स में आते हैं, उत्तल दर्पण में आते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से अगर मैं इधर देखो आगे की तरफ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है बेटा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, हम इसको किस में लेंगे, पॉजिटिव में। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, जो डिस्टेंस होगी ये किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। समझना मेरी बात को आराम से। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, यानी दूरी जो होगी, ये किस में होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। ये क्या होगी, धनात्मक। समझना मेरी बात को आराम से। अगर मैं हाइट की बात करूँ, मान के चलो ये हाइट लिए हम, ये क्या है, ऊंचाई है, हाइट। ये हाइट किस में होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। यहाँ आ जाओ बेटा, अगर मैं यहाँ से पोल से इधर देखूँ, बैकवर्ड साइड है ये डिस्टेंस है, दूरी है ना, ये क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। तो ये देखो, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इसको हम किस में लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर यहाँ से मैं हाइट देखूँ कि इसके लिए जो हाइट होगा, मतलब समझना ये वस्तु है, सपोज दैट ये वस्तु है जो कि h ऊंचाई की ये रखी हुई है, ठीक है, और दर्पण से ये इतनी दूरी पे रखी है इधर साइड। तो दूरी को, दर्पण वस्तु की दूरी को माइनस में लेंगे, लेकिन वस्तु की ऊंचाई ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये किस में होगा बेटा, पॉजिटिव में होगा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट माना जाता है मैथ में, ये सेकंड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड कोऑर्डिनेट।
और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट की बात करें, यहाँ कोऑर्डिनेट से कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे समझो, मान के चलो ये डिस्टेंस हो गई, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जो डिस्टेंस होगी बेटा, जो दूरी होगी, ये किस में होगी, निगेटिव होगी। लेकिन जो वस्तु की हाइट, मान के चलो प्रतिबिंब, ये वस्तु कुछ भी है, ये देखो आप उल्टा बनेगा नीचे की ओर। अगर नीचे की ओर एरो दिखा रहा है तो ये किस में होगा, ऋणात्मक। ये जो हाइट है, इसकी हाइट किस में होगी, ऋणात्मक। उसी प्रकार यहाँ पे समझो, जो डिस्टेंस होगी बेटा, ये दूरी, ये डिस्टेंस, यानी कि चाहे वक्रता त्रिज्या, चाहे फोकस, चाहे वस्तु की दूरी, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, अगर ये पोल से इधर साइड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। लेकिन यदि हाइट ऐसे है, हाइट है, तो ये किस में होगी बेटा, निगेटिव में होगी। तो यहाँ सबसे मेन चीज़ ये समझो कि बेटा यहाँ पे केवल यानी जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में केवल u जो होता है, वस्तु की दूरी, ये निगेटिव होता है, ये ऋणात्मक होगा। बाकी सब कुछ, चाहे त्रिज्या हो गया, चाहे वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, चाहे फोकस दूरी, ये सब पॉजिटिव होंगे। सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये समझिए यहाँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ भी वही सेम कंडीशन, ये वस्तु की ये मान के चलो दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई। अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में होगी, डिस्टेंस किस में होगी, पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे समझो, ये मान लो हाइट है बेटा, तो हाइट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे समझो मेरी बात को आराम से, ठीक है। यहाँ देखो, ये मान के चलो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो किस में होगी, निगेटिव में। और ये हाइट है, हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हाइट किस में होगी, पॉजिटिव में। यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस बैकवर्ड है, निगेटिव होगी। हाइट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये भी किस में होगी, निगेटिव होगी। यहाँ देखो, ये डिस्टेंस पॉजिटिव, हाइट निगेटिव। यहाँ पे समझो अवतल दर्पण में क्या होता है बेटा, अवतल में u का मान भी माइनस में होता है। समझो मेरी बात आराम से, जो r है, त्रिज्या है, वो भी निगेटिव होगा, वस्तु की दूरी u का मान भी निगेटिव होगा, और फोकस दूरी भी निगेटिव होगा, या आल डिस्टेंस आर ऑलवेज निगेटिव ये मानी जाती है, ठीक है। तो ये साइन पर चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन अगर आपके समझ में आया हो तो नोट कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए आप लोग। क्लास 10 की फिजिक्स बहुत ही नॉर्मल तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोग को, इतने बेहतर तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। और प्लीज़ मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।